कानून में प्रावधान ये है कि अगर कोई भी बच्चा वहाँ पर जाकर के उसमें यूजीसी में शिकायत कर देगा फैक्ट में जाकर के, तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मुझे जो लगता है जहाँ तक है कि ये दो गुजरातियों की मिलीभगत है। ये ऐसा ही कानून है कि सवर्णों के पर कुचलने का कानून है। ये कम से कम शिक्षा के मंदिरों को तो ये जातिवाद की ये गंदगी से दूर रखते। यूजीसी का मतलब हमने ये निकाला, यूजीसी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि सरकार में बैठे वो लोग जिन्होंने ये नियम बनाया वो नहीं जानते कि ये गलत है, वो भी जानते हैं, लेकिन क्या करें, राजनीति में वोटों की ही राजनीति है, उन्हें तो वोट। सवर गया है अब ललकार, नहीं सहेगा अत्याचार। नमस्कार, मैं राहुल चौहान और यूपी 24 न्यूज़ की एक खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार की अगर बात करें तो भाजपा की सरकार यहां यूजीसी लाने की कवायद में लगी हुई है, तो वहीं यूजीसी कानून के आगामी पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरीके के परिणाम होंगे ये आने वाला समय ही बता पाएगा। बहरहाल भाजपा की यूजीसी की इस कानून की कवायद में शायद सवर्ण समाज में या तमाम तरीके से रोष देखा जा रहा है, और रोष इस तरीके का है कि तमाम तरीके से अलग अलग बिंदुओं के मार्फत से अलग अलग सोच के अनुसार लोग शायद भाजपा सरकार के किसी न किसी तरीके से नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। चर्चा यहाँ रखी हुई है, इसमें तमाम तरीके के लोग, तमाम तरीके के शहर से प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्मों से जुड़े लोग हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि यूजीसी है क्या? राहुल जी, अभी 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु अधिनियम 2026 आया है, और इसको लेकर लोगों के मन में बहुत तरह की आशंकाएं हैं, खासकर जिसे हम जनरल कैटेगरी या सामान्य वर्ग कहते हैं। इसके अलावा जो आम जनता है वो भी इसको लेकर उत्सुक है जानने के लिए ये है क्या। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उच्च शिक्षण संस्थानों में एक समतामूलक समाज की स्थापना करना है। सरकार का मूल उद्देश्य ये है ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के बीच में और पिछड़ी जातियों को भी के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो मूल उद्देश्य तो ये है सरकार का लाने का, लेकिन इसको लेकर बहुत सारी आशंकाएं भी हैं। जैसे इसमें जनरल कैटेगरी या सामान्य वर्ग को छोड़ दिया गया है, तो लोगों को लगता है कि वे अपनी शिकायत जाके कहाँ करेंगे, और लोगों को ये भी लग रहा है, खासकर सामान्य वर्ग के जो शिक्षक हैं और जो छात्र छात्राएं हैं, उनको ये लग रहा है कि कोई भी उनके खिलाफ जाकर अपनी रिपोर्ट या अपनी शिकायत दर्ज करा। लोगों का जो लगना है वो लगना अपनी जगह उचित है, कुछ हद तक उचित भी है, क्योंकि जब कोई भी नया कानून आता है तो उसको लेकर लोगों के मन में एक आशंका होती भी है, जो बहुत स्वाभाविक है। अब होता क्या है कि लगभग 4.5 करोड़ छात्र छात्राएं हैं जो उच्च शिक्षा में हैं, और जो आंकड़े अभी आए पिछले 5 वर्षों के, जैसी कि मुझे जानकारी है, तो ऐसे लगभग 384 केस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। तो जो 378 शिकायतें आई हैं 2023 में, तो अगर आप इसका एक आकलन करके देखें तो प्रत्येक कॉलेज या प्रत्येक शिक्षण संस्थान में ये जो शिकायतों का आंकड़ा है ये लगभग 2 का है। तो साल भर में अगर 2 शिकायतें आई हैं तो ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं। पिछले जैसे जो आंकड़े हैं, अब ये कानून अगर लागू पूर्ण तरीके से अप्रूवल इससे मिल जाता है तो क्या लगता है पॉजिटिव रिजल्ट रहेंगे सवर्णों के लिए, या नेगेटिव रिजल्ट में बढ़ोतरी होगी? देखिए, इसमें मैं सवाल हाँ का जवाब में हाँ में भी दे सकता हूँ और ना में भी। एक आशंका इसमें जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों और शिक्षकों में है वो ये है कि कहीं उनकी झूठी शिकायत ना कर दी जाए, या कोई छात्र किसी छात्रा से बातचीत करता है, उसको कोई अपना प्रस्ताव दे। कहीं ना कहीं इस कानून के तहत भय की स्थिति बनती है आगे इन फ्यूचर की अगर बात करें। जी, सामान्य वर्ग में तो भय की स्थिति है और आशंका की भी स्थिति है। जी, पूरा नाम आपने क्या बताया? जी, मेरा पूरा नाम प्रोफेसर AB चौबे है। AB चौबे जी, ये हमारे साथ SRK डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर
ए बी चौबे जी थे, साफ तौर पर इन्होंने जो रोशनी डाली है वो यूजीसी है क्या और यूजीसी के मानक, शायद उन पर भी इन्होंने थोड़ी सी रोशनी डालने का प्रयास किया है। वहीं अगर जैसे हमारे साथ और भी कई वर्ग के लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, यूजीसी कानून कितना सही और कितना गलत? नहीं, गलत और सही तो बात की बाद में वो आती है। अभी तो लॉ आया है। पहले तो सबसे पहले गवर्नमेंट इसमें कह रही है समानता। ये अगर कोई लॉ ला रहे हो और किसी भी एक वर्ग को आप टारगेट कर रहे हो तो उसमें समानता कैसे रहेगी? ये तो असमानता बनेगी। आज हम वैश्विक स्थिति में जी रहे हैं और सभी जाति एक ही टेबल पर बैठ करके हम खाना खाते हैं, तो आप कहते हो कानून ला करके हम उनके साथ भेदभाव करेंगे। अभी जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि हर एक कॉलेज के उसके शिकायतों के आधार पर सिर्फ मात्र 2 शिकायतें अभी तक जीवन में आई हैं, एक मतलब एग्जाम्पल के हिसाब से 2 आई हैं, तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात हुई नहीं है। और अगर आप इस तरह कोई लॉ लाओगे और स्वर्ण जाति को एक नया जो फ्यूचर अपना बनाने जा रहा है उसमें भय का वातावरण होगा, तो ये मूलक समाज कैसे बनेगा हमारा? स्वर्ण जाति को भय का वातावरण, कोई खास वजह भी तो समझ में आनी, तो ठोस कुछ नजर आ रहा है कि नहीं भय होना ही होना है? नहीं, भय तो कानून है ना, कानून में जो प्रावधान जो दे रहे हैं। क्या है कानून? कानून में प्रावधान ये है कि अगर कोई भी बच्चा वहाँ पर जाकर के उसमें यूजीसी में शिकायत कर देगा, फैक्ट में जाकर के, तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी बच्चे पर। हमारी तो कोई सुनवाई ही नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ की स्थिति बनेगी। बिल्कुल होगी, और वो तो इतना डरेगा आगे चल के कि वो आगे बैठ ही नहीं पाएगा उन लोगों के साथ में। तो मैं तो ये कहता हूँ, ये समाज को ये समानता का अधिकार कैसे देना चाहते हैं? ये तो असमानता और बढ़ जाएगी। तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस कवायद में लगी हुई है इस कानून के, वो पूरे तरीके से ये नीति गलत अपना रही है। ये तो कानून गलत है। अगर हम एक समाज में, अगर सनातन समाज की बात कर रहे हो आप, अगर हम सनातन समाज में तो सभी जाति आती हैं, तो ये नए नए एक्ट का मतलब प्रावधान लाने की जरूरत क्या पड़ रही है? नए नए एक्ट की जरूरत क्या है? भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ सुनील शर्मा जी हैं, एक कद्दावर चेहरा है फिरोजाबाद का। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने प्रोफेसर साहब का भी व्यक्तित्व सुना, राजीव बंसल जी हमारे साथ थे, उन्होंने भी उंगली उठाई है सरकार पर। चूँकि आप सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप का ओपिनियन क्या है? ये कानून जो पास हुआ है वाकई आगामी समय में सवर्णों के जो छात्र छात्राएं होंगे उनके लिए हानिकारक पूर्ण रूप से साबित होगी? देखिए, जैसा अभी चौबे जी ने कहा, उंगली उठाने की बात नहीं, चौबे जी ने कहा संभावनाएं हैं। अभी जो आंकड़े प्रस्तुत किए उन्होंने 2023 तक के, उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए, आंकड़े उनके पास हैं, चूँकि शिक्षाविद हैं और शहर के जिले के सबसे बड़े कॉलेज के शिक्षाविद हैं वो, तो आंकड़ा उनके पास है, तो लगभग सही ही होगा। लेकिन जो भ्रांति फैली हुई है और जो असमंजस की स्थिति है, उस पर जैसे मीडिया ने इसको जिस तरह से दिखाया गया है, अगर अक्षर से वो सत्य है तब तो इसमें नुकसान होगा सवर्ण जाति का। लेकिन आज हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का एक बयान भी आया है, इसमें कुछ के साथ गलत नहीं होने दूंगा, ये बयान आया है जो धर्मेंद्र प्रधान जी का, उन्होंने कहा किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ गलत नहीं होगा, या कुछ भी उसमें गलतियां होंगी तो उसमें सुधार करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो उसको आगे देखा जाएगा। ठाकुर महासभा से आप जुड़े हुए हैं, क्षत्रिय यानी ठाकुर, पंडित और वैश्य सवर्णों की अगर बात करें तो सवर्णों के लिए जिस तरीके से ये कानून भाजपा सरकार द्वारा लाया जा रहा है, आप किस तरीके से लेते हैं इसे? ये अगर इस तरह का जो जनता में इस समय भ्रम की स्थिति है, अगर इसको हम देखेंगे तो ये गलत है। लेकिन कल से जो शिक्षा मंत्री का बयान आया उससे उम्मीद की जा सकती है कि शायद इस पर कुछ हो। लेकिन सबका साथ, अच्छा, कानून अगर आ भी जाता है तो उसमें गलत है क्या? गलत ये है कि आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसके साथ अन्याय हो सकता है। कोई भी झूठी शिकायत कर दे तो उसकी हमारी सवर्ण जाति के किसी छात्र की कोई सुनवाई नहीं होगी। यूजीसी कानून की जो फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर जो चीज़ें आप देख रहे हैं, आप उन्हीं चीज़ों को सच मान रहे हैं कि वाकई में इसकी वास्तविकता कुछ और है? नहीं भाई, जैसा है सुनने में आया वो तो वही ऐसा ही है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, वो तो एक तरफा कार्रवाई करेंगे, बस सीधे प्रथम दृष्टया उसको तो दोषी मान लिया जाएगा। डॉक्टर अखिलेश शर्मा हमारे साथ एक बुलंद आवाज़ वाले एक व्यक्ति हैं। अखिलेश जी, यूजीसी कानून, तमाम लोगों के आपने यहाँ व्यक्तित्व सुने, कई तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं और मामला तूल पकड़ रहा है। सरकार के विरोध में पूरे तरीके से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, कहीं पुतले फूंक रहे हैं तो कहीं कहीं कुछ हो रहा है। लोगों का मतलब कैमरे से अलग हट के अगर बात करें, पब्लिक में ये भी है कि कोई अगर आज
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का फोटो भी अगर डाल रहा है तो लोग उस पर नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं, सिर्फ यूजीसी कानून के तहत। आप किस तरीके से? मुझे जो लगता है जहाँ तक है कि ये दो गुजरातियों की मिली भगत है। योगी जी की जो इस समय प्रशंसा पूरे देश में हो रही है और पूरे भारत में हो रही है, उससे एक जलन रखते हुए एक ऐसा कदम उठाया गया है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो 90% योगी जी महाराज के साथ जुड़े हुए हैं। और ठीक 2027 के पहले ये जिन्न जो है बोतल से बाहर ये लाए हैं। और आपको बता दें कि एक ऐसा जहरीला और विषैला कानून है ये कि सवर्ण समाज के लिए ही नहीं है, अभी समझने की फर्क है। केवल मैं आपको बता रहा हूं कि ये सबसे ज़्यादा जो हानिकारक है ये दलित समाज के लिए है। दलित समाज अभी समझ नहीं रहा है कैसे कि जो आंकड़े हैं हमारे उत्तर प्रदेश के और हमारे फिरोजाबाद के, सबसे ज़्यादा जो मुकदमे हुए हैं हरिजन एक्ट के, वो आपको बता दूं कि यादवों पे या बैकवर्ड पे हुए हैं। आज की स्थिति में वो पावर बैकवर्ड को भी दे दिया गया है। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज के शेख, सैयद, मुगल, पठान, इन चार को छोड़ करके सब जो है इस समय बीसी में आते हैं। उनके लड़के भी आज हमारे बच्चों पर, आपको बता दें कि SC ST का मुकदमा अब लगा सकते हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी लगा सकते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें क्या होगा कि सवर्ण समाज बिखरेगा। ये कहाँ की समानता है कि आप जो है सवर्णों को पूरा जहर दिला रहे हैं और बाकी लोगों को केवल और केवल सवर्णों को योगी जी से अलग करने की ये बहुत बड़ी साजिश है। मतलब ये राजनीतिक प्रोपगेंडा रचा जा रहा है। ये सनातन को समाप्त करने की ओर ये कदम है। आज हमारा देश पूरी तरह से आपको बता दें गृह युद्ध की स्थिति में आ गया है। आज यादव ब्राह्मण से लड़ाया जा रहा है और दलित जो है सवर्णों से लड़ रहा है, पिछड़ा उससे लड़ रहा है। बचा कौन है? OBC को भी तुमने ये दे दिया। आज जो है चाहे कोई दबंग जो लोग कहलाते हैं आज के टाइम में, जिनसे लोग परेशान हैं, मतलब क्या लग रहा है परिणाम गलत ही साबित होंगे? ये फाइनल है? गलत नहीं, पूर्ण गलत होंगे। और मैं आपको बता दूं, योगी जी, मोदी जी से कह रहा हूं, मोदी जी और अमित शाह ध्यानपूर्वक सुन लें, हजारों लाखों सवर्णों की लाशों से गुजरकर ये कानून आप लागू कर पाएंगे। अन्यथा मैं चुनौती देता हूं कि आप लागू करके दिखा दो, बता रहा हूं आपको। और अगर सवर्णों की लाशें गिरेंगी तो जिंदा तुम भी नहीं रह पाओगे। तुम्हारे लिए भी देख लिया जाएगा कि देश में तुमने कितनी नौटंकी की। हमारे देश को कभी तुमने हिंदू मुस्लिम से लड़ाया, कभी अब सवर्णों से लड़ाया, और अब क्या करना चाहते हो? हमारे प्रदेश की जनता योगी जी के समर्थन में थी, है, रहेगी, लेकिन तुम्हारे काले कानून को बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। डॉक्टर पीयूष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। महिलाओं की भी राय जान के चलते हैं, क्योंकि पीयूष शर्मा आप ब्राह्मण समाज से हैं। आप भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मामला गरमाया हुआ है और लोगों के लिए, यानी सवर्णों की अगर बात करें तो सवर्णों के लिए बहुत ही पीड़ादायक तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपका व्यक्तित्व क्या है? आप इसको किस तरीके से लेते हैं? पहली बात तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ये यूजीसी ही लाई है, ये यूजीसी ही लाई है। सत्तासीन पार्टी से मेरा आग्रह है कि इसको लागू ना होने दें, क्योंकि अगर ये लागू हो गया तो राहुल जी मैं आपका 2 मिनट का समय चाहूंगी, अगर हम यहाँ आ जाएं तो। जी ये 2 पेड़ हैं, हम अगर इस पेड़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें खाद दें, पानी दें, निःशुल्क दें, हम चाहते हैं ये पेड़ भी इस पेड़ के बराबर आ जाए। लेकिन साहब, इस पेड़ की डालियां काटना, इसको काटना कहाँ तक तर्कसंगत है? बताइए। इस पेड़ को काट देना, इसके बराबर लाने के लिए ये अगर नहीं उठ रहा है, इसको यहाँ से काट देना तर्कसंगत है? बताइए। ये ऐसा ही कानून है कि सवर्णों के पर कुचलने का कानून है ये। और मैं चाहती हूँ, मैं नहीं कहती हूँ ये बहुत बड़ा बवाल है, मैं नहीं कहती हूँ बहुत कुछ हो जाएगा। जो सरकार जो कहती है, जो यूजीसी कमीशन जो कहता है, मैं वही मान लेती हूँ। लेकिन हमारा बच्चा कुंठा में पढ़ेगा, हमारा बच्चा भय के माहौल में रहेगा। अरे महाविद्यालय और विद्यालय तो इसलिए होते हैं कि व्यक्तित्व निखर कर आए। व्यक्तित्व को दबाने का काम महाविद्यालय करेंगे, वहाँ के बच्चे आपस में करेंगे। बच्चों को इतनी अकल नहीं होती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये बड़ों की जिम्मेदारी है। और मैं ये शब्द दलितों के लिए नहीं है, वो हमारे भाई हैं। मैं अगर वो कानून लागू नहीं करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, और लागू करते हैं तो 2 पंक्तियां मैंने लिखी हैं। अरे ऐसे हाथी क्यों बनते हो, ऐसे हाथी बनते क्यों तुम जो घर की फौज मारता है,
ऐसे हाथी बनते क्यों तुम जो घर की फौज मारता है। उस स्वकीयों को छलने वाला परकीयों से सदा हारता है। फिरोजाबाद कमला नेहरू स्कूल के प्रिंसिपल अमित विद्यार्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से आप भी जुड़े हुए हैं और शिक्षा से ही संबंधित ये मसला है यूजीसी को लेकर क्या लगता है कि वाकई में जो एक असमानता का भाव अब और ज़्यादा पनपने की संभावना जो लोगों में नज़र आ रही है वो अपनी जगह सही है लोगों की? राहुल जी, बड़े भाई राहुल जी, आपने सभी लोगों से वार्ता के दौरान आपने उनकी जाति पूछी, मेरी जाति नहीं पूछी। मैं अपने आप बता देता हूँ, मैं जाति से हिंदू जैन। जाति पूछने का तात्पर्य मेरा आप गलत ना लें, क्योंकि ये अलग तरीके से ये चर्चा है, ये बता के चलना। मैं बता के चलूँगा कि मैं यूजीसी लॉ जब बना नहीं था उससे पहले केवल हिंदू था, भारतीय हिंदू था। लेकिन यूजीसी लॉ बनने के बाद मैं केवल सवर्ण हो चुका हूँ और होना चाहिए और होना पड़ेगा। अब आप सवाल ये आता है कि ये यूजीसी जो लॉ है इसका क्या असर पड़ेगा बच्चों पर। भाई बारी मेरे देश की राजनीति, बड़े भाई हमारे सत्ताधारी दल को प्रतिनिधित्व करते हैं उसका, आप ये बताइए कम से कम शिक्षा के मंदिरों, सुनील जी आपसे थोड़ा सवाल है, कम से कम शिक्षा के मंदिरों को तो ये जातिवाद की ये गंदगी से दूर रखते। एक तरफ आप बात करते हैं कि स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जो संकल्पना थी अंत्योदय की संकल्पना, क्या अंत्योदय की संकल्पना उन्होंने किसी जात को देख करके बनाई थी? क्या उन्होंने केवल ये कहा था कि केवल दलित और पिछड़ों को ही आगे ले आओ, और जो बेचारा जो कुंठा में मर रहा है बेचारा जो सवर्ण है, यदि मेरा जन्म जैन जाति में हुआ है, यदि मेरा जन्म सवर्णों में हुआ है, ये मेरे हाथ की बात है भाई। व्यक्तित्व भी जो बिंदुओं पर रोशनी आपने डाली वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपने कहा कि कोई कार्रवाई अगर हो जाती है तो यूजीसी के जो मानक हैं, यूजीसी का जो जियो है उसके तहत अगर बात करें तो कार्रवाई की स्थिति तो मतलब इतनी जल्दी बनती ही नहीं है। बिल्कुल बनती है। कैसे जल्दी कैसे बनेगी? जल्दी ऐसे बनेगी आपके अनुसार, जो आपने कहा, जो मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है जी, मैं कई दिनों से इसी के तो यूजीसी ने जो कानून बनाया है उसमें कुछ जो बिंदु डाले हैं, जहाँ तक मेरा जानना है कि डायरेक्टली सजा का प्रावधान नहीं है। 35 वर्ष आयु, जिसकी संघ आयु 35 वर्ष हो, सुनील बड़े भाई साहब जिसकी 35 वर्ष संघ आयु हो, वो आज यहाँ खड़ा होकर के ये कह रहा है कि आज से मैं केवल सवर्ण हूँ। उसकी आप वेदना देखिए। क्यों? क्योंकि हमने केवल पसीना नहीं बहाया है, हमने अपना लहू देख पिला करके इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। अखिलेश शर्मा जी ये बचपन से लगे हुए हैं, इन लोगों ने, हम लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हमारे साथ डोलने फिरने वाले लोगों को हमने कहाँ तक पहुँचा दिया, संसद में और वहाँ विधानसभा तक, और आज वो बिल्कुल चुप बैठे हैं। बिल्कुल सबसे ज़्यादा यदि मेरी जो पीड़ा है उन हमारे सवर्ण समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लेकर के है कि आखिर इस अत्याचार को आप होते हुए देख रहे हैं, आपका भी असर वही होगा जो भीष्म पितामह का हुआ था। एक तरफ जटायु था जिसने अपने से 20 गुनी ताकत के रावण से भिड़ने का काम किया, क्योंकि उसके अंदर पौरुष था, वो भले ही पच्ची था, मैं समझता हूँ मैं उसके अनुयायी बनना हम ज़्यादा पसंद करेंगे। भीष्म पितामह जिसके पास पूरी दुनिया को हराने की ताकत थी, लेकिन वो अपने घर की बहू की लाज नहीं बचा पाया। तो ऐसे व्यक्ति का अनुयायी बनने से फायदा क्या है? आप जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, हमारे वर्ग के हैं, और आज इस अन्याय को होते हुए देख रहे हैं। कोई भी बच्चा हमारे बच्चों के खिलाफ तुरंत शिकायत देगा, कोई उसमें झूठी भी पाई जाती है, उसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? असमानता, सबसे बड़ी असमानता यही है। समानता की आप बात करते हैं, एक तरफ आप हिंदुओं की रैली निकालते हैं, एक तरफ आप हिंदू मुसलमान करते हैं। दो पंक्तियां मैं अपनी स्वरचित पढ़ना चाहूंगा कि पहले तो राम राज के सपने दिखा दिए, जो सुन रहे हो सुन लें, कि पहले तो राम राज के सपने दिखा दिए, हर दिल में राम भक्ति के दीपक जला दिए, और हो जाए कहीं एक ना ये हिंदू कारवां, इन पापियों ने भाई से भाई लड़ा दिए, इन पापियों। तो ये भाई से भाई लड़ाने का काम है, और ये इस
सत्ताधारी दल के लिए सबसे बुरे दिन की शुरू। भाई से भाई को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी पर आरोप ऐसे लग रहे हैं और वजह सिर्फ एक यूजीसी कानून। आपने राम राज्य का सपना दिखाया, क्या राम राज्य में ओबीसी अलग था, क्या ब्राह्मण अलग था? मतलब ये फिर अब अलग अलग का मैटर आया कहाँ से है? जब राम राज्य है तो राम राज्य में तो सभी सामूहिक थे, फिर ये असमानता और समानता वाला मैटर यहाँ समानता रही कहाँ? मैं वही तो कह रहा हूँ, समानता कहाँ है इसमें? ये तो सारी असमानता पैदा कर रहे हो कि ब्राह्मण वहाँ बैठ जाए। असमानता पैदा कौन कर रहा है? इनका व्यक्तित्व। अरे कर कौन रहा है ये तो आपको विदित है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मतलब खड़े हैं हमारे सामने, आपके सामने, और आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ सिर्फ सरकार को पहुँचाना चाहते हैं, इसमें से 98% लोग ने ही उन्हीं को गद्दी बैठा लाए। जैसे भैया ने कहा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं अभी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसा क्या दबाव होता है कि समाज की कोई बात नहीं कहो? अगर गलत बात हो रही है तो उसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। एक ये कौन सा नियम है कि आपने सोलह जाति अलग कर दी, बैकवर्ड अलग कर दिया, इसलिए मतलब हमारी जाति भी बढ़ गई है हिंदू? सभी लोगों में थोड़ी नाराजगी वर्तमान सरकार के लिए बन रही है, तो क्या मैं आपके चैनल से एक बात पूछना चाहता हूँ। नाराज़गी इनकी है, इनके मन में वेदना है, कष्ट है, वो अपना निकल के आ रहा है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि यूजीसी जो लागू की सरकार ने की, कांग्रेस हर चीज़ का विरोध करती है, आज पूरी कांग्रेस चुप क्यों बैठी है? समाजवादी पार्टी हर बात का विरोध करती है, समाजवादी पार्टी चुप बैठी है। प्रारंभ तो इसका अगर जो बीज बोया था वो तो कांग्रेस ने। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए मित्र। ये सारे राजनीतिक दल, बसपा की बहन जी का आज स्टेटमेंट मैंने देखा, वो अपना उसका समर्थन कर रही हैं। आखिर ये राजनीतिक दल करना क्या चाहते हैं? इसका जवाब मैं दूंगा। ये राजनीतिक दल क्यों विरोध नहीं कर रहे इस बात का? अगर ये गलत ही है तो समाजवादी पार्टी को आना चाहिए आगे, दूसरी नंबर की पार्टी है, कांग्रेस को आना चाहिए। राहुल बाबा रोज यात्रा निकालते हैं, आज इस बात पर क्यों चुप है? ये विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के मन की इच्छा थी, जो बहुजन समाज पार्टी के मन की इच्छा थी, वो आपने करी है। नहीं, ये तो बात है, खून हमारा लहू, हमारे लहू से अपने नहीं, ये तो बात फैक्ट है कि विपक्ष इसमें कुछ बोल नहीं रहा। उनको संरक्षित करने का आप उनको भी संरक्षित करिए, लेकिन हमारा गला काट करके करेंगे तो लाइन लगा दो सबरे सवर्णों की और जहर की बोतल पकड़ा दो। नहीं तो विपक्ष देखिए, इनका बात यहाँ नहीं है, यहाँ किसी के इसी तरह का आता है। हमारे आदरणीय सुनील जी और बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने ये कहा है ना कि ये लोग क्यों नहीं कर रहे, इसका मेरे पास विपक्ष से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव का भी आया है वो समर्थन में। इसका जवाब मेरे पास बहुत अच्छा है। इसका जवाब मेरे पास है, मैं खुल के बोलना जानता हूं, मैं खुल के बोलूंगा। इसका जवाब ये है कि इसका जवाब सीधा सीधा ये है कि सरकारें, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? मैं आपको बता दूं, जितने कुकर्म विपक्ष में हो रहे थे, पशु वधशालाएं चल रही थी, पशुओं की तस्करी चल रही थी, जितने गलत काम हो रहे थे, वे आज जो है समाजवादी पार्टी बसपा के लोगों के ही आज भी चल रहे। जो बस इतना गलत हो गया कि जो पैसा पहले उनके पास जाता था, केवल स्थान बदल गया, बाकी के दलाल सब वही के वही हैं, कोई नहीं बदला। तो विपक्ष क्यों आवाज उठाएगा? क्योंकि विपक्ष के मन के सारे काम भारतीय जनता पार्टी का जो मुखौटा पहन के लोग बैठे दोनों गुजरात। देखिए, अगर आपने जैसे भारतीय जनता पार्टी गई, अभी जो यूजीसी का मामला है, यहाँ तक तो नाराजगी ठीक बनती है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी, आप सभी लोग गणमान्य लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कहीं के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट भी लोगों के सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जिनका लोग लाभ उठा रहे हैं। एक फिरोजाबाद के ही एक प्रतिष्ठित मंदिर के पुजारी जी मुन्नालाल शास्त्री जी, हमारे महंत जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आपने सभी के व्यक्तित्व सुने हैं, नाराजगी और उबाल लोगों में भरपूर तरीके से है। वर्तमान सरकार के लिए केवल वजह सिर्फ एक यूजीसी कानून। शास्त्री जी, आपका क्या कहना है यूजीसी के लिए? मैं महंत और हिंदू धर्म गुरु होने के नाते सभी के मैंने विचार श्रवण किए। मैंने एक बार जब ये चर्चा चल रही थी तो यूजीसी का मैंने वो सब पैनल पढ़ा, उसमें पढ़ करके हमारी तो आंखें खुली की खुली रह गई। बोले हमारे नाती पंथियों पढ़ने जाएंगे और किसी ओबीसी ने ये कह दिया कि मैं इसकी बहन के साथ शादी करूंगा, बहुत सुंदर है, तो उसको करना पड़ेगा। उसने ये कह दिया, कुछ शिकायत झूठी भी कर दी कि साहब हमारे साथ इसने ऐसा किया है या हमको अपशब्द बोले हैं, तो उस पहले तो तहकीकात होती थी,
अब नो तहकीकात, सीधे जेल। ये किसने कहा सीधे आखिर नो तहकीकात? पढ़िए आप, नहीं, ये है उसमें नहीं हमारे नहीं होगी उसकी। नहीं, उसमें तो जो यूजीसी की अभी तक की जो चीजें सामने आई हैं उसमें तो ये है कि जांच कमेटी बिठाई जाएगी, उस पर नोटिस भिजवाया जाएगा। सुनिए, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, एक सेकंड। ये 13 जनवरी को इन्होंने लागू किया, 14 जनवरी पर हर व्यक्ति बिजी रहेगा, किसी का ध्यान नहीं दी जाएगा। और मीडिया को तो एक बात कहूँ मैं, इस सरकार ने मीडिया को तो खरीद लिया है। कोई बोल नहीं जा रहा था, अब बोलना शुरू किया है, जब पब्लिक ने जो है कहना शुरू किया है ना, तो ये गलत है। देखो, मैं मोदी का बहुत बड़ा, मीडिया तो समय समय पे हर तरीके की आवाज उठाती है। मैं आरएसएस माइंडेड व्यक्ति हूँ, बीजेपी माइंडेड हूँ, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मोदी जी का, ये योगी जी, किसी का भी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा कार्य मत करो, नहीं तो हमारे यूजीसी का मतलब हमने ये निकाला, यूजीसी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनीत अनगुरिया। अनीत, सभी की तुमने बात सुनी, एक युवा हो, यंग हो आप, और क्या मानना है यूजीसी कानून को लेकर? मैं कहना चाहता हूं बड़े भाई, आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जो यूजीसी एक काला कानून है, इसको हमें जिस तरीके से दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, सवर्ण के जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, सवर्ण की पीढ़ी को खोखला करने का काम कहीं ना कहीं यूजीसी करेगी। अभी बात हो रही थी, अब मैं सुन रहा था सभी लोगों को कि मतलब एक बात आई, कहीं ना कहीं हम 1990 से देख रहे हैं, कहीं दलित शोषण कहीं है ही नहीं, दलित शोषित नहीं है। अगर दलित शोषित है तो ब्राह्मण जो विष्णु तिवारी थे वो 20 साल जेल उन्होंने क्यों काटी? किस तरीके से हम कह सकते हैं कि दलित शोषित है? 1990 से लगातार शोषण का काम किया गया। SC/ST आए, कितने मुकदमे फर्जी हैं? 85 से 90% मुकदमे माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि फर्जी लगाए जाते हैं। एक विष्णु तिवारी नहीं है, ऐसे इस देश में लाखों विष्णु तिवारी हैं जो 10-10 साल 5-5 साल की सजा काटते हैं और कहीं ना कहीं फिर सरकार के द्वारा या माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। ये माना जाए सवर्णों के साथ पहले भी अन्यायपूर्ण स्थिति बनी रहती थी, अब उसमें बढ़ावा हो गया। डिबेट लंबी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े भाई मैं 2 मिनट लूंगा, क्योंकि युवा हूँ, आने वाला भविष्य युवाओं के हाथ में है। एक कहावत है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। लगातार 1990 से ये सरकार कहीं ना कहीं SC/ST लाई, फिर नीट PG आरक्षण लाई, ब्राह्मण छोड़िएगा, सवर्ण का क्या शोषण नहीं हुआ? उसके बाद विश्व के भारत के सबसे बड़े शैक्षण संस्थान IIT में फैकल्टी आरक्षण तुम लाए, बैकलॉग भर्ती में सवर्णों का शोषण, दोबारा आता हूं, सवर्णों का शोषण क्या मानते हैं? उचित लगातार होता आ रहा है, किसको नहीं दिख रहा? हमारे जो छोटे छोटे बालक हैं वो पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि वो क्या नाम है, ऐसे ऐसे कानून लागू किए गए हैं जिन कानूनों के द्वारा दबे हुए हैं सवर्ण, कानून के द्वारा दबे हुए हैं। आपका क्या मानना है? ये फिरोजाबाद आरनगर क्षेत्र के दुर्गा मंदिर हैं, उनके पुजारी हैं जी, आप क्या मानते हैं? बात कह रहे हैं। मेरा तो मानना ये है, ये UGC है, ये एक महामारी सवर्णों को दे दी गई है, इसको ले लो और मरो। और मैं तो चाहूँगा इसका जल्दी निदान होना चाहिए, नहीं तो प्रदर्शन किया जाएगा, धरने किए जाएंगे, हमको इससे मुक्ति चाहिए। UGC को महामारी का नाम दिया गया है। जो आरनगर के पुजारी जी थे हमारे साथ में, करें समाज सेवा में भी आपकी भूमिका बहुत अग्रणी भी रहती है। तमाम तस्वीरें आप देख रही हैं, उन तस्वीरों को लेकर आपका व्यू क्या कहता है? देखिए राहुल जी, सबकी चर्चा चल ही रही है, सभी जानते हैं कि ये गलत हो रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार में बैठे वो लोग जिन्होंने ये नियम बनाया वो नहीं जानते कि ये गलत है, वो भी जानते हैं। लेकिन क्या करें, राजनीति में वोटों की ही राजनीति है, उन्हें तो वोट चाहिए, ये इनके इन प्रकार उनकी सत्ता होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो पूरा विवेक मर चुका है इनका। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप एक विषमता की ऐसी खाई बना रहे हैं जो पूर्वाग्रह पहले से आप कहते हैं, या आप कहते हैं जो वर्ण व्यवस्था थी
वो किसी भी तरह से उस समय से मैनेज की थी कि जिसको जो कार्य अच्छा लगता था उसने कार्य के अनुरूप अपना वर्ण विभाजित किया हुआ था। और आज़ादी के बाद आपको 10 वर्ष दिए गए थे। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने भी यही सोच करके कहा था कि 10 वर्षों में मेरे पिछड़े भाई भी आगे आ जाएंगे। केवल 10 वर्ष का प्रावधान क्यों हुआ? आपने उसी संविधान से खिलवाड़ करके आप उस आरक्षण को बढ़ाते गए और आप खाई इसलिए बढ़ाते गए ताकि आप लोग सत्ता में बने रहें। जो पार्टी सत्ता में आई उसने यही खेल खेला, कोई एक दोषी नहीं। भाजपा सरकार भी इसी श्रेणी में आ गई। सब एक ही हैं, सब एक ही हैं, कोई कम ज्यादा नहीं। और ये तो और ज्यादा हो गया, जहां आज रोज हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, जहां हमसे कहा जा रहा है कि समरसता का भाव जगाइए। ठीक है, आप केवल हिंदू हैं, जाति में मत बटिए, वहां लाके आप ऐसा एक बीच में से बिल डाल देते हैं कि हम तो यूं ही छिन्न भिन्न हो गए। हम सबको एक कर रहे थे, हम खुद बातें करें। आप जानते हैं कि मैं वक्ता के रूप में भी हमेशा हर प्लेटफॉर्म से ये कहती हूँ कि हम सब भाई हैं, भाई बहन हैं, हमें एक साथ त्यौहार मनाने चाहिए, एक साथ समरसता का भाव जगाना चाहिए। अब ये बताइए कि ये भाव कैसे जगेगा जब आपके इस बिल के बाद हमारे ही बच्चों का शोषण वो लोग भी कर पाएंगे जो कहीं पे भी कुंठा रखते हैं। भाई किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप एक और अन्याय के ऊपर अन्याय करेंगे। हाँ, ये तरीका नहीं होता है। आप पिछड़ों को आगे लेके आइए, ना कि जो आगे वाले उन्हें पीछे धकेल दीजिए। आपने तो बिल्कुल एकदम से ऐसा गड्ढा खोद दिया है कि बच्चा गिरना ही गिरना। ये आपके कथनों के अनुसार ये माना जाए कि वर्तमान सरकार ये थोड़ी बहुत जो समानता समाज में बनी हुई थी उस समानता का भी सत्यानाश कर रही है। सत्यानाश कर रही है सीधे शब्दों में। और जाने इन्होंने, इनका क्या, जो हमें समझ में आ रहा है कि जो अन्य विपक्षी दल हैं उनके वोट बैंक को लेने के चक्कर में इनका खुद का जो वोट बैंक है उसमें आग लग जाए। कोई देव शर्मा युवा है, ये भी भाई क्रांतिकारी है, कुछ लोग इन्हें बोलते हैं क्रांतिकारी है ये लोग जी। आप क्या मानते हैं? आपके बड़े यूजीसी के मामले में अधिकांश लोगों ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन मेरा अपनी पार्टी से सवाल है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी एक वेदना है, वो मैं अपने आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। शॉर्ट में थोड़ा कहें क्योंकि हम लोग अंतिम में बोल रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बोल दूँगा, 1.5 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। मैं स्वयं सेवक हूँ, पहले मैं स्वयं सेवक हूँ, उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये दो दायित्व ऐसे हैं जो सभी हिंदुओं को जोड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये विचारधारा, ये यूजीसी लाने की ऐसी कौन सी नौबत पड़ गई? ये किसने बता दिया कि आपको ये हिंदुओं को तोड़ने वाला ये कानून लेके आए? आप लड़ाने, जोड़ने की जगह लड़ाने का काम कर रहे हैं। अखंड भारत का जो लक्ष्य लेके चल रहे थे वो लक्ष्य आज छिन्न भिन्न हो गया, हिंदुओं को ख़त्म करने का हो गया और सवर्णों को आपस में लड़ाने का, दलित पिछड़े और इन तीनों को आपस में लड़ाने का काम किया। ये कानून बिल्कुल बकवास है, ये नहीं आना चाहिए। क्या कुछ ऐसी आशंकाएं हैं तो उस पर भी पार्टी विचार करेगी, ये बात नीचे से ऊपर तक जाएगी, हम अपने स्तर से पहुंचेंगे। अरे पार्टी अब क्या विचार करेगी? जब आप लेकर के आए ऐसा बिल, आपने पहले विचार नहीं किया कि आप जातियों के बीच में कितनी गहरी खाई बनाने वाले हैं? आपने बिल्कुल विचार नहीं किया कि सवर्णों के बच्चे क्या आत्महत्या करेंगे? राहुल जी, मुझे लगता है कि अगली बार हमारे ऊपर सवर्ण होने के लिए जजिया करना लगा दिया जाए। बस मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली वाला, उन्होंने अपनी कब्र उस दिन खोद ली थी जिस दिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पैरों तले रौंदते हुए सबसे पहले जो SC/ST एक्ट में जांच का जो प्रावधान लाया था सुप्रीम कोर्ट, उसको इन्होंने पैरों तले रौंद दिया था। उस दिन इनकी कब्र खुदी थी। और आपको मैं बता दूं कि इनकी अर्थी और दफन यूजीसी कानून करने वाला है और 100% करेगा। देखिए, समानता का भाव तो खैर इस कानून के तहत खत्म हो ही गया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बात अगर छात्र छात्राओं की करें तो उन छात्र छात्राओं में, अब जैसे कॉलेजों में या यूनिवर्सिटियों में रैंकिंग होती है तो उसमें सवर्णों के लोग, वहाँ पर जो दलित समाज के लोग हैं, कई केसेस ऐसे आए हैं हम लोगों के सामने, उनके रैंकिंग करना वो सही है? अब पीड़ा यहाँ ये आ रही है कि पीड़ा का विषय ये आ रहा है कि साहब कोई झूठे आरोप लगा देगा तो उसमें 310 लगेगी या तमाम तरीके के मुकदमे। जी राहुल जी, रैगिंग सवर्ण और दलित नहीं, रैगिंग सीनियर जूनियर का करता है। लोग कहते हैं ऐसा, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। और महाविद्यालय ऐसा होना चाहिए, महाविद्यालय ऐसा होना चाहिए जहां राम और केवट पढ़ के प्रेम से निकले। महाविद्यालय ऐसा होना चाहिए जहां कृष्ण और सुदामा पढ़ के प्रेम से निकले। रैंकिंग कभी ऐसी नहीं होती है। और अगर कहिए तो 2 पंक्तियां, बहुत नीतियां बनी देश में,
बहुत नीतियां बनी देश में, अब ऐसी नीति बनाएं, राष्ट्र धर्म युग धर्म देश हित पूर्ण समर्पण करते जाएं, मानव गरिमा गौरव पाए, मानव गरिमा गौरव पाए, श्रेष्ठ गुणों का हो सम्मान, कुंठाग्रस्त न हो तरुणाई, कुंठाग्रस्त न हो तरुणाई, विकसे सभी परंपराएं, ऐसा मेरा सत्ताधीश। बहुत बढ़िया। कहेंगे सरकार के लिए क्या संदेश है? सरकार के लिए या तो इस कानून को बदल दो या फिर हम आपको बदल देंगे। ये कानून काला कानून है, इसको बदलना पड़ेगा। जाति को मिटाना चाहिए था। पहले ही दिन जो बच्चे का एडमिशन होता है उस पर जाति का जो कॉलम है हमेशा से बुरा लगता था। अब आज़ादी के जब हम 75-77 साल पूरे कर लिए उसके बाद हटाने के बजाय आपने ये कहा कि अब नए नए आयोग बनेंगे, तो अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। जी आप क्या कहेंगे? जो पार्टी का जो संदेश था सरकार के लिए क्या कहेंगे? सबका साथ सबका विकास, ये सब बेमानी है। इस जो बिल से सवर्ण सभी समाज जो बहुत नाराज है और आने वाले समय में इसका परिणाम आपको परिणाम गलत भुगतना पड़ेगा। जो ये सरकार के लिए यही मैसेज है कि अभी समय है, अपनी आंखें खोल लें, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ा बुरा समय आने वाला है। आप क्या मानते हैं राजीव जी? सरकार को चिंतन करना चाहिए, कहीं कोई त्रुटि हुई है तो उस पर विचार करके और दोबारा से इसको सही करने की कोशिश करनी चाहिए। संतोष वर्मा, चंद्रशेखर चंदू और तीसरा ओवैसी, अब पता चला है, वो सिद्ध हो गया है कि इनका दाना पानी इन्हीं दोनों गुजरातियों के यहाँ से चलता है। ये हिंदुओं को गाली देता है ओवैसी, जिसका फायदा ये लेते हैं। इधर चंद्रशेखर रावण सवर्णों को गालियां देता है, इसका दाना पानी भी मोदी जी के यहाँ से चलता है। तीसरा आपको बता दूं, संतोष वर्मा जो ब्राह्मण की बेटियों को अपने बिस्तर पे बुलाना चाहता है, ऐसे हबसियों को ये पूरा खर्चा चलाते हैं और हमारे सवर्णों को, हमारे हिंदू भाइयों को, सनातन भाई। सरकार के लिए खुला संदेश है कि अगर सवर्णों की लाशें गिरेंगी तो तुम्हारी लाशों पे से गुजर के हम लोग भी निकलेंगे। आप क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? सरकार के लिए यूजीसी कानून के तहत किस तरीके की एक तो हिदायत देंगे या चेतावनी? जी, एक तो ये है कि ये एक्ट आने के बाद जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं और उनके माता पिता हैं वो प्रेशर में हैं, वो बच्चों को कह रहे हैं कि आप अपना बिहेवियर और कंट्रोल करो। दूसरी बात ये है कि इसमें शिकायत होने के बाद इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि जिसमें अगर शिकायत गलत पाई जाए तो उस पर भी कुछ पेनल्टी हो। तो एक तो चीज़ ये है, तो अगर इसमें शिकायत के लिए जनरल कैटेगरी को भी शामिल कर दिया जाए तो कानून और ठीक हो सकता है। बदलाव इसमें जरूरी है सरकार के लिए ही मैं कह रहा हूँ। जिस तरीके से कहा जाता है कि दलित शोषित है, क्योंकि इस भारत ने सुना है तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूता चार, तो दलित शोषित नहीं है, शोषित कहीं ना कहीं सवर्ण है। तुम दे रहे हो 200 रुपये उस फॉर्म का, हम दे रहे हैं 1200 रुपये। तुम 38 नंबर लाके सरकारी विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हो और हम 70 नंबर लाके मजदूरी कर रहे हैं। हम लोग हैं शोषित, हमें सवर्ण शोषित नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार को विशेष रूप से संदेश देना चाहता हूं, जहां ब्राह्मण की बुद्धि, क्षत्रिय की तलवार और बनिया की संपदा लगी है, युगों युगों की दशाएं बदल गई हैं। तुम किस अभिमान में खो रहे हो? विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा जिस तरीके से, क्योंकि कहीं दलित कहीं शोषित नहीं है, SC ST हम पे लगते हैं, जेल हम काटते हैं और आरक्षण हमारी जो प्रतिभा है उनका हनन। सरकार के लिए क्या कह रहे हैं आप? एक लाइन में सरकार के लिए यही कहना चाहते हैं, इन्हें सोचना पड़ेगा। अगर ये नहीं सोचेंगे तो कहीं ना कहीं सवर्ण इनके बारे में सोचेगा। सवर्ण गया है अवलकार, नहीं सहेगा अत्याचार। आप क्या कहेंगे भैया? अब सरकार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबकी बात सुनी, सब में नाराजगी और उबाल है। श्रवण अब जो 15% जो श्रवण बोलते हैं, अब वो 15% श्रवण सरकार को रसातल में पहुंचाने का काम करेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा, इस महामारी की वैक्सीन लाओ, नहीं तो ये महामारी आपको भी लगेगी। देखिए, ये था यूजीसी कानून को लेकर शहर में शहर के लोगों के साथ आज का व्यक्तित्व। तमाम तरीके से सब लोगों में अलग अलग सभी लोगों के बिंदु रहे, अलग अलग मंथना रही और वही पूरे चर्चा में जो निष्कर्ष निकल कर आया वो साफ तौर पर ये निकल कर आया, सरकार के खिलाफ बेहद नाराजगी। और साफ तौर पर लोगों का मानना है कि आगामी समय में यानी राजनीति में या चुनाव में सरकार को इसका परिणाम बेहद गंभीर तरीके से भुगतना पड़ेगा। मैं राहुल चौहान फिर किसी नए मेहमानों के साथ में, नए बिंदु या नए मुद्दे के साथ में आपके साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।